बच्चों, अभी तक मैंने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो क्लास 10th का आपका हिस्ट्री का है उसको 7 पार्ट्स में उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन किया। बच्चों, ये पार्ट 8 है और हम लोग अपनी NCERT बुक चैप्टर 1 हिस्ट्री जो है उसका पेज नंबर 10 फॉलो कर रहे हैं। और अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 2.3 हेडिंग 2.3 पढ़ेंगे, अ न्यू कंजर्वेटिज़म आफ्टर 1815। 1815 के बाद जो नए तरीके का कंजर्वेटिज़म यूरोप में आया वो क्या था, किस तरीके का था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कंजर्वेटिज़म होता क्या है। जो लोग पुरानी परंपराओं में विश्वास करते हैं, पुरानी परंपराओं को ही सबसे सही मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं और समाज चाहते हैं कि समाज का सभी वर्ग, सभी लोग उस पुरानी परंपराओं को फॉलो करें, ठीक है, उसी का परिपालन करें, वो लोग कंजर्वेटिव होते हैं। और उनकी इस विचारधारा को, उनकी इस आइडियोलॉजी को हम लोग कंजर्वेटिज़म कहते हैं। उस समय जो कंजर्वेटिज़म था वो था, उसका मतलब ये था कि आप मोनार्की को माने, मोनार्की का सम्मान करें यानी राजतंत्र को माने, चर्च की अथॉरिटी को माने, ठीक है, चर्च जो बोलता है उसको आप वैसे ही स्वीकार करें। फ्यूडलिज़म जो सामंतवाद है उसके जो तौर तरीके हैं उनको माने, वो सही है, पुरानी परंपराएं जो भी हैं वो सही है ना। लेकिन अब इससे पहले एक वर्ड लग गया यहाँ पे, न्यू। कंजर्वेटिज़म तो कंजर्वेटिज़म, अब इससे पहले न्यू लगा दिया, ये न्यू कंजर्वेटिज़म। तो भैया ये न्यू कंजर्वेटिज़म क्या था, और वो भी 1815 के बाद आया, है ना। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटिज़म तो हम लोग समझते ही हैं, लेकिन 1815 के बाद नए तरीके का जो कंजर्वेटिज़म था वो क्या था, ठीक है, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। बच्चों, एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी है, मैं अपने हर वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैंड रिटेन नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, जाएंगे तो आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स पॉइंट बाय पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स है और बहुत आपके काम आएगा। आप उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको आप अपनी कॉपी में अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे हर वीडियो में वो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ओके। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज़म। 1815 में जब नेपोलियन हार गया, इन लोगों ने मिल कर के हरा दिया। जो ताकत थी, यूरोप की 2-3 ताकतें थीं, रशिया था, ऑस्ट्रिया था, है ना, और ये ब्रिटेन, है ना, इन लोगों ने मिल के हरा दिया था। तो उसके बाद जो यूरोपीय सरकारें थीं, विभिन्न यूरोप की सरकारें, उनके अंदर एक अलग तरह का कंजर्वेटिज़म आ गया, एक अलग तरह का दक्षिणपंथी विचारधारा आ गई, परंपराओं वाली। क्या? कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। जो कंजर्वेटिव्स थे उनका ये विश्वास था कि जो स्थापित चीज़ें हैं, जो स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकार की हों चाहे समाज की हों, सरकार की संस्थाएं हों चाहे समाज की संस्थाएं हों, जैसे मोनार्की यानी राजतंत्र, राजा का शासन, चर्च, ठीक है, सोशल हिराकीज़ जो सामाजिक ढांचा होता है, जो सामाजिक ऊंच नीच होता है, यानी उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग, जो एक सामाजिक बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, फैमिली यानी परिवार, इन सबको प्रिजर्व, सुरक्षित, संरक्षित करने की आवश्यकता है। इनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसा जो कंजर्वेटिव्स थे वो मानते थे। मोस्ट कंजर्वेटिव्स
however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. लेकिन अधिकतर जो कंजर्वेटिव्स थे, हालांकि वो प्री रिवोल्यूशनरी डेज यानी फ्रांस की क्रांति से पहले जो कंजर्वेटिज्म था, यानी 1789 से, तुमने 1789 पढ़ा था लास्ट ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि 1789 से में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उससे पहले जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था, जो सोशल ऑर्डर था, है ना, वैसा समय वापस न लौटे, ये कंजर्वेटिव भी चाहते थे, है ना। वो नहीं चाहते थे कि फिर से उसी तरह कट्टर एकदम पारंपरिक व्यवस्था हो, नहीं, वो भी नहीं चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे, रादर दे रियलाइज्ड, है ना, फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की, है ना। उसके वो ये महसूस करने लगे कंजर्वेटिव्स कि जो नेपोलियन ने जो चेंजेस, जो परिवर्तनों की शुरुआत की, जो परिवर्तन आरंभ किए नए, जिन्होंने आधुनिक, जो कि आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे, जिसने कि कुछ समाज में आधुनिकता लाई, वास्तव में उसने पारंपरिक संस्थाओं को और मजबूत किया, जैसे कि मोनार्की यानी राजतंत्र को। मतलब नेपोलियन ने पुरानी परंपराओं को तोड़ के नई चीज़ों की शुरुआत की, तो इससे पुरानी परंपराओं का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राजतंत्र और मजबूत हुआ। कैसे? इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग। इससे जो है राज्य की शक्ति यानी राजा की शक्ति या सरकार की शक्ति और ज़्यादा मजबूत और प्रभावकारी हो सकती थी। अ मॉडर्न आर्मी, एक आधुनिक सेना, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक प्रभावकारी नौकरशाही यानी जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अ डायनामिक इकोनॉमी, एक चौतरफा विकास करने वाला अर्थतंत्र या आर्थिक साम्राज्य। द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद और एंड सर्फडम, सामंतवाद और दास प्रथा, इन दोनों का अंत, इन दोनों की समाप्ति। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, ये यूरोप की जो अधिनायकवाद राजतंत्र है उसको और मजबूत कर सकती थी, है ना। जो राजाओं का शासन है बल्कि वो और मजबूत हो जाता। कैसे? इन 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, 1815 में जो 3-4 बड़ी यूरोपीय ताकतें थीं, यूरोपीय शक्तियां थीं, कौन कौन? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया जो आज तुम जर्मनी जिसको कहते हो उसी को तुम लोग मान लो कि पहले प्रूशिया कहा जाता था, एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिल करके नेपोलियन को हराया था। मेट एट वियना, वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उनके प्रतिनिधि मिले। टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, उन्होंने जब नेपोलियन को हराया तो हराने के बाद इन लोगों ने आपस में मीटिंग की कि अब यूरोप का क्या होगा। यानी नेपोलियन ने फ्रांस के अलावा जो यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो कब्जा कर लिया था, तो उसका हम लोग किस तरह से फिर बंटवारा करेंगे या किस तरह से फिर किसको क्या देंगे या कोई नए देश का निर्माण करेंगे। भाई अब जीत तो लिए, कोई एक देश ने तो जीता नहीं था नेपोलियन को, 3-4 देशों ने मिलकर जीता था। तो अब जो इलाके थे जो कि नेपोलियन ने जीते थे, अब उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इसका निर्धारण करने के लिए वो लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बैठे। द कांग्रेस वॉज हॉस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, और ये जो कांग्रेस यानी ये जो मीटिंग हुई, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। चांसलर एक सबसे सुप्रीम पोस्ट होती है, जैसे हम लोग हमारे देश में सबसे सुप्रीम पोस्ट प्रेसिडेंट की होती है, राष्ट्रपति की होती है, उसी तरह से चांसलर एक सबसे सुप्रीम पोस्ट होती है, राष्ट्राध्यक्ष जिसको बोलते हैं, राजा समझ लो। तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिच, है ना, वो इसको होस्ट कर रहा था यानी मेज़बानी कर रहा था। द डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि। अब हम लोग पेज नंबर 11 में जा रहे हैं।
The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. और चारों देशों ने एक संधि की, एक समझौता किया जिसको कि ट्रेटी ऑफ वियना कहा जाता है, जो कि 1815 में हुई थी, विद द ऑब्जेक्ट, जिसमें उद्देश्य क्या था, ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस। जो नेपोलियन से युद्ध के करते समय, नेपोलियन से जब इन लोगों का युद्ध हो रहा था उस समय यूरोप में जो भी परिवर्तन किए गए, जो भी चेंजेस किए गए, उनको समाप्त कर देना, उनको अनडू कर देना, यानी उनको समाप्त कर देना। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon. सबसे पहले तो इन चारों ने मिलकर के फ्रांस के बारे में फ़ैसला किया, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस से बिलोंग करता था और फ्रांस की हार हुई थी, तो फ्रांस के बारे में फ़ैसला करना था कि आखिर फ्रांस का क्या करना है। तो फ्रांस का शासक बॉर्बन डायनेस्टी, बॉर्बन वंश, बॉर्बन साम्राज्य का के वारिस को, तुम लोगों को याद होगा, तुम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा था, तो उस समय राजा 1718 में कौन था राजा, बताओ बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोगों ने सही कहा, कौन था, लुइस 16 था। तो लुइस 16 जिस वंश का था, जिस साम्राज्य का था, उसको बॉर्बन डायनेस्टी कहा जाता है। तो उसी के वंशज को बना दिया गया, राजा बना दिया गया फ्रांस का, यानी फ्रांस की सत्ता दे दी गई है। एंड फ्रांस लॉस द टेरर, और नेपोलियन ने फ्रांस के अलावा यूरोप की जिन टेरिटरीज़ पे, जिन इलाकों पर कब्जा किया था, एनेक्स्ड, एनेक्स्ड यानी कब्जा करना, कब्जा किया था, उसको ले लिया गया, उसको वापस ले लिया गया फ्रांस से। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस की सीमा पर कई नई रियासतों की स्थापना कर दी गई जानबूझकर फ्रांस की सीमाओं पर, ताकि फ्रांस जो है फिर से कभी अपने सीमाओं का विस्तार करने की न सोचे, यानी फिर से उन पर कब्जा करने की न सोचे। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set in the north. नॉर्थ में, फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नेदरलैंड, जिसमें कि बेल्जियम भी था, बेल्जियम भी शामिल था, वो स्थापित किया गया। जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट इन साउथ में जिनोवा को पिडमॉन्ट से जोड़ दिया गया। प्रूसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रूसिया को उसके पश्चिमी सीमाओं पर नए इलाके दे दिए गए। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया, यानी उत्तरी इटली का पूरा इलाका ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन जो नेपोलियन ने अपने राज में जर्मन स्पीकिंग 39 स्टेट्स, 39 रियासतों का एक जो कन्फेडरेशन बनाया था, एक जो ग्रुप बनाया था, उनको नहीं छुआ गया, यानी उनके साथ किसी भी तरह का काट छांट नहीं की गई। ठीक है। इन द ईस्ट, पूर्व में क्या हुआ, रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रसिया को पोलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया गया। वाइल प्रूसिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, और सैक्सोनी जो रियासत है, सैक्सोनी का जो पार्ट है वो प्रूसिया को दे दिया गया। द मेन इंटेंशन, मुख्य जो इंटेंशन थी, मुख्य जो उद्देश्य था, क्या था, वॉज टू रीस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। यानी नेपोलियन ने जिन रियासतों को, जिन राजतंत्रों को, जिन राजाओं को उखाड़ फेंका था, उसको फिर से पुनः स्थापित करना, रीस्टोर करना। एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक नए कंजर्वेटिव ऑर्डर की स्थापना करना। ये ट्रेटी ऑफ वियना का उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि भाई जो चारों देश जो बैठे थे ट्रेटी ऑफ वियना की संधि करने के लिए, वो सब राजतंत्र वाले थे, और राजा जब मिलेंगे आपस में, जब राजा ज़मीन का बंटवारा करेंगे, तो वो लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की तो बात करेंगे नहीं, लिबर्टी की बात तो करेंगे नहीं, इक्वलिटी की बात तो करेंगे, वो तो क्या करेंगे, वो तो फिर से मोनार्की को स्थापित करेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया भी।
कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, और जो भी कंजर्वेटिव रिजाइम्स, जो भी उस समय कंजर्वेटिव रियासतों या राजतंत्रों, मोनार्की की जो स्थापना 1815 में की गई, वो सब ऑटोक्रेटिक थी, यानी अधिनायक तंत्र, अधिनायकवाद, यानी एक राजा की मनमर्जी वाली। ठीक है, किसी तरह की कोई डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री टाइप की कोई व्यवस्था कुछ नहीं। राजतंत्र यानी एक राजा बैठा दिया गया, अब राजा अपने इलाके पे शासन करे चाहे जैसे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिज्म एंड डिसेंट एंड sought टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और जो नए राजा जो बैठे अपने अपने इलाके पे राजगद्दी पर, उन्होंने आलोचना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की। आलोचना और असहमति, डिसेंट यानी असहमत होना, क्रिटिज्म यानी आलोचना, यानी सरकार की या राजा की कोई आलोचना करे यानी बुराई करे, उसमें कमी निकाले, या राजा के फैसले से कोई असहमति दर्शाए कि हम राजा के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया गया, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया गया। और इस तरह की हर एक्टिविटी, हर गतिविधि को बुरी तरह से कुचल दिया गया जो कि राजा के फैसले, राजतंत्र वाली सरकार के फैसले या उसकी वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हों। यानी राजा ने अगर मान लो कोई कानून बनाया और जनता उस पर क्वेश्चन उठा दे कि नहीं नहीं ये कानून जो है सही नहीं है, वैध नहीं है, तो अगर ऐसा किसी ने भी किया तो उसकी इस गतिविधि को बुरी तरह से कुचल दिया जाता था। कैसे? Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom, है ना। अधिकतर क्या हुआ, अधिकतर राजाओं ने अपने राज्य में सेंसरशिप लॉ, सेंसरशिप वाले कानून लागू कर दिए। बच्चों, सेंसरशिप का मतलब ये होता है, सेंसरशिप एक तरह का कानून होता है जिसमें कि आप राजा या तंत्र की जो सरकार है, राजा की जो सरकार है, उसके खिलाफ न तो आप बोल सकते हो, न आप न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ कोई खबर छाप सकते हो, न उसके खिलाफ आप कोई कहानी, कविता, किताब लिख सकते हो, न कोई आप ऐसा कोई गाना नहीं आप लिख सकते या गा सकते जो कि सरकार की खिलाफत करता हो, है ना। वो सब प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सरकार उस पर एकदम बैन लगा देती है, उसको सेंसरशिप बोलते हैं। तो इन सरकारों ने सेंसरशिप लगा दी हर चीज़ पे, न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, प्लेस पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर को उन्होंने बंद कर दिया, नहीं, न्यूज़पेपर चलेगा, बुक्स छपेंगी, बुक्स पब्लिश होंगी, प्ले, नाटक भी लिखे जाएंगे, सॉन्ग्स, गाने भी गाए जाएंगे और लिखे जाएंगे, लेकिन उनमें सरकार की बुराई नहीं होगी, राजा की कोई आलोचना या उसकी बुराई नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसी किताबें, ऐसे न्यूज़पेपर या ऐसे गाने, है ना, दैट रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, जिसमें कि स्वतंत्रता की झलक मिलती हो। स्वतंत्रता या इक्वालिटी या लिबर्टी, इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए आपकी किताब में, आपके समाचार पत्र में, है ना। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी खास तौर से फ्रांस की क्रांति की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए आपके नाटक, किताब, समाचार पत्र में। ठीक है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन आप किसी को बेड़ियों में बांध सकते हैं, किसी के शरीर को आप बांध सकते हैं, लेकिन उसके मन को आप नहीं बांध सकते। और जो फ्रांस की क्रांति की जो यादें थीं, वो अभी भी जो लिबरल्स थे, जो उदारवादी नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, है ना, उनको अभी भी इंस्पायर कर रही थी, अभी भी उनको प्रेरित कर रही थी। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was freedom of the press। और जो सबसे बड़ा मुद्दा इन उदारवादी राष्ट्रवादियों ने उठाया, जो कि नए कंजर्वेटिव ऑर्डर का विरोध कर रहे थे, जो कि नए कंजर्वेटिव ऑर्डर या तरीके का या व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो वो मुद्दा क्या उठाया उन्होंने? फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी मीडिया, है ना, मीडिया या प्रेस जो होता है, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र जो निकाले जाते हैं, उसका फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता, यानी आप मीडिया को मत दबाइए। प्रेस का मतलब यहाँ पे मीडिया से है, प्रिंट मीडिया, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था, रेडियो टेलीविज़न तो होता नहीं था, उस समय क्या होता था? प्रिंट मीडिया, यानी समाचार छापे जाते थे।
है ना। तो उस पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इन लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने कहा कि नहीं, इनको अधिकार होना चाहिए, ये न्यूज़पेपर सरकार का विरोध कर सकें। सरकार अगर कोई गलत कानून बनाती है तो उसका विरोध होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं 2.4। तो ये वीडियो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि लंबा हो जाए, थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा पढ़ लें, है ना। छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे आए, अब थोड़ा सा बड़ा वीडियो देख लेते हैं। ओके, आप बोर मत होइए, बोर होने की ज़रूरत नहीं है। बोर होने के लिए मैं हूँ, आप लोग पढ़ने के लिए, है ना। 2.4 द रिवोल्यूशनरीज। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 the fear of repression drove many liberal nationalists underground. 2.4 द रिवोल्यूशनरीज। अब इस पैराग्राफ में, इस हेडिंग में आपको बताया गया है कि जो क्रांतिकारी थे, जो तैयार थे यूरोप में एक नई व्यवस्था, ये जो 1815 के में जो नए कंजर्वेटिव, नई मोनार्कीज़ को, नए राजतंत्रों को जो एस्टेब्लिश किया गया, उसको उखाड़ फेंकना, उसको हटाना, है ना। यूरोप में नई शुरुआत करने के लिए जो जिन लोगों ने ठान लिया था कि हमको क्रांति करनी है, तो ये आखिर क्रांतिकारी कौन थे, इन्होंने कैसे अपनी क्रांतियों को अंजाम दिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद के जो वर्ष थे, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। और बहुत से जो उदारवादी, राष्ट्रवादी जो लोग थे, जिनको कि डर हो गया था कि अगर हम लोग खुलेआम घूमेंगे या राष्ट्रवाद की या लिबर्टी की या फ्रीडम की बात करेंगे तो हमें दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। मतलब हमें राजा या तो जेल में डाल देगा, या हमारी हत्या करवा देगा, या हमें देश से निकाल देगा, भगा देगा, कुछ भी करेगा, मतलब हमको प्रताड़ित करेगा, है ना, टॉर्चर करेगा। तो इसके कारण, इस डर से, फियर ऑफ रिप्रेशन, इस डर से वो लोग अंडरग्राउंड हो गए, यानी छिप गए। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. यूरोप के बहुत सारे इलाकों में सीक्रेट सोसाइटीज़ यानी गुप्त संगठन, गुप्त रूप से संगठन बनाए गए, और इन संगठनों का काम था क्रांतिकारियों को ट्रेन यानी उनको प्रशिक्षण देना कि किस तरह से उनको अपने पूरे यूरोप में या यूरोप के इलाकों में जाकर लोगों के बीच में अपनी विचारों को कैसे स्प्रेड आउट करना है, यानी फैलाना है, कैसे फैलाना है, इस बात की ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन बनाया गया। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। बच्चों, उस समय एक क्रांतिकारी होने का मतलब ये था कि एक कमिटमेंट करना, एक प्रतिज्ञा करना, अपने आप से एक वादा करना कि जो वियना कांग्रेस यानी ट्रेटी ऑफ वियना की संधि 1815 में जो वियना की जो संधि हुई, उसके बाद जो नए तरीके का मोनार्कियल फॉर्म, नए तरीके का जो राजतंत्र इम्पोज किया गया है, उसकी खिलाफत करना, उसका विरोध करना, एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। ये मतलब होता था एक क्रांतिकारी होने से। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जो अधिकतर क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये देखा कि अगर हमें फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना है, यानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है अलग अलग नेशन स्टेट्स की स्थापना करना, अलग अलग राष्ट्रों की स्थापना करना, अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण करना। ये ज़रूरी है, तभी हमें आज़ादी मिलेगी इस मोनार्कियल फॉर्म से। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी जियोस्पी मैजिनी। इन्हीं में से एक क्रांतिकारी था, एक इटालियन क्रांतिकारी था, यानी इटली का रहने वाला, जिसका नाम था जियोस्पी मैजिनी। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पर आप ध्यान देना। बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, जो कि जिनोवा में उसका जन्म हुआ था 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी
वो कार्बोनरी में एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। 24 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की बहुत छोटी उम्र में उसे देश निकाला दे दिया गया 1831 में, क्योंकि उसने एक क्रांति में हिस्सा लिया था। लिगुरिया में एक क्रांति हुई थी, उसमें उसने हिस्सा लिया था, इसलिए वहाँ की सरकार ने उसको देश निकाला, एग्जाइल यानी देश से निकाल दिया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, है ना, लेकिन उसने बाद में 2 और गुप्त सोसाइटीज़ बनाई। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेलेस, मार्सेलेस में उसने यंग इटली नाम की एक संस्था बनाई, सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एंड देन उसके बाद यंग यूरोप इन बर्न, बर्न में, बर्न शहर जो है, बर्न सिटी है यूरोप में, जर्मनी में है, वहाँ पर इसने यंग यूरोप नाम की एक संस्था बनाई। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, जिसके जी सदस्य जो हैं युवा होते थे, युवा पुरुष होते थे, एक जैसे दिमाग के, पोलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, या जर्मन स्टेट्स हों, है ना। मैजिनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मैजिनी का विश्वास था कि भगवान ने ही अलग अलग राष्ट्रों की इकाई, अलग अलग राष्ट्रों को इकाई के रूप में, मानवता की इकाई के रूप में उसका निर्माण किया है। यानी उसका मानना था कि ये राष्ट्र का जो निर्माण है, अलग अलग राष्ट्रों का जो निर्माण है, वो ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इसलिए इटली जो है वो छोटे छोटी रियासतों का पैच वर्क, छोटी छोटी रियासतों को जुटा करके किंगडम के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि इटली एक नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, जिसमें छोटी छोटी रियासतों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, उन सबको मिलाकर एक राष्ट्र बनना चाहिए। It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nation, है ना। और इसको ये जो अलग अलग ये जो पैचवर्क है, ये जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स हैं, रियासतें हैं और किंगडम्स हैं, है ना, इनको फोर्स्ड इनटू अ सिंगल, इनको एक यूनिफाइड रिपब्लिक, एक एकल गणराज्य के रूप में इसकी स्थापना होनी चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलॉन्ग कुड बी द बेसिस ऑफ इटर्नियल लिबर्टी। और ये जो यूनिफिकेशन है, ये जो एकीकरण है, यही जो है इटालियन लिबर्टी, इटली की स्वतंत्रता या स्वायत्तता का आधार हो सकता था। उसका मानना था कि भाई इटली के लोगों को तभी स्वतंत्रता मिलेगी जब वो लोग एक हो जाएंगे। जितने भी इटैलिक स्पीकिंग रियासतें हैं वो एक होकर एक इटली नाम का देश बना देंगी, राष्ट्र बना देंगे, ठीक है। फॉलोइंग हिज मॉडल यानी उसके मॉडल के अनुसार, उसको मॉडल को फॉलो करते हुए, उसकी जो व्यवस्था थी, जो जियोस्पी मैजिनी की जो सोच थी, उसकी जो व्यवस्था थी, उसको देख करके सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, है ना। उसी के अनुसार जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ का गठन किया गया, गुप्त संगठनों को बनाया गया। मैजिनी's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। मैजी ने जो अथक, बिना थके जो विरोध किया राजतंत्र का, और उसका जो विज़न था, उसका जो दृष्टिकोण था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड, है ना, कि विज़न ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी उसका जो लोकतांत्रिक गणराज्यों का जो सपना था, दृष्टिकोण था, उसने कंजर्वेटिज्म को मानने वाले लोगों को फ्राइटेंड यानी डरा दिया, भयभीत कर दिया कि यार ये मैजिनी तो लोगों के अंदर एकदम राजतंत्र के खिलाफ एकदम भावना भड़का रहा है, ठीक है। और ये तो लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित, जब लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी तो राजा का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा, राजा का तो कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो बिल्कुल राजा की वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो राजा लोग जो कंजर्वेटिव ऑर्डर को मानने वाले थे वो तो डर गए, ठीक है। मैटरनिच, वही जो ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक था, यानी राजा था, चांसलर, मैटरनिच डिस्क्राइब्ड इन एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और ड्यूक मैटरनिच ने तो यहाँ तक कह दिया उस मैजिनी को कि ये जो है हमारे सामाजिक ढांचे का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैजिनी जो है ये हमारे सामाजिक तंत्र या सामाजिक ढांचे का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी
इनडायरेक्टली उसने कहा कि ये हमारे जैसे कंजर्वेटिव या मोनार्की को स्थापित करने वाले लोगों के लिए ये खतरा है, इसको हटाओ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब आज इतना ही, ठीक है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 13 को फॉलो करेंगे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने बता दिया आपको, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के स्टूडेंट्स को शेयर करिए, चाहे वो कहीं के भी हों, ठीक है। लॉकडाउन में और पता नहीं कैसी परिस्थिति हो, स्कूल खुले कब खुले, है ना। तो आपको अगर ऑनलाइन ही पढ़ना है तो आप चिंता मत करिए, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा और हर चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा, समझाऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपके कोई सजेशन, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर नहीं ऐसे पढ़ाइए या ये नई चीज़ कोई पढ़ाइए या नए किसी चीज़ का आपको डिज़ायर हो सोशल साइंस के मामले में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।